भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी और फव्वारों से सज धज कर तैयार है। विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 के मंच पर दुनिया के बड़े बड़े मसलों पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में बिजली के खंभों से लेकर ई रिक्शा तक पर G20 के विज्ञापन नजर आते हैं। इन पोस्टर्स पर भारत का आधिकारिक G20 लोगो प्रमुख रूप से दिखता है। G20 के पोस्टर्स पर एक खिलता हुआ कमल भी दिखाया गया है। कमल ही भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। दिल्ली में जितने भी G20 के विज्ञापन लगाए गए हैं, सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। G20 के विज्ञापन बड़े बड़े LED स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। एक अनुमान में कहा गया है कि G20 के आयोजन पर 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की जो राशि है वो खर्च की गई है। देश के 50 से ज़्यादा और अमिताभ कांत जो शेरपा हैं, उन्होंने कहा है कि 60 शहरों में 220 बैठकें हुई हैं G20 शिखर सम्मेलन की। सरकार ने दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी भी कर दी और स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए। कुछ सड़कों पर यातायात बंद कर दी गई। सम्मेलन के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का महत्वपूर्ण मसला होता है। भारत ने कभी भी एक साथ इतने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की एक साथ मेजबानी नहीं की है। एक तरह से इन सब के जरिए मोदी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो G20 के आयोजन से भारत का जो कद है वो कितना बढ़ेगा, चुनौतियों का साया है और भारत को सफलताएं मिलेंगी, इसकी आशा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में जिस कदर भारी निवेश किया है, इससे वो दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत बना पाने में सक्षम है, केपेबल है, खास करके अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले। ऐसा करके वो विदेशी मामलों और घरेलू राजनीति के बीच की जो एक रेखा होती है उसे धुंधला भी करने की कोशिश कर रहे हैं। G20 इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। मोदी सरकार को इस बात का एहसास है। लेकिन याद कीजिए कि G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने कहा था कि वो उन मुद्दों को सम्मेलन के एजेंडे में रखना चाहता है जो विकासशील देशों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों पर बढ़ता कर्ज का बोझ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ती महंगाई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। क्या इन मुद्दों पर विश्व के नेताओं से सहमति बना पाएगा भारत? इन मुद्दों से इतर ज़्यादातर पश्चिमी देशों का रुझान यूक्रेन युद्ध को लेकर केंद्रित दिखता है। इस बार पहले से ही पश्चिमी देश और ग्लोबल साउथ बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सवाल है जो कि हम स्ट्रेट टॉक में दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल है कि क्या भारत अपनी लीडरशिप में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विश्व के नेताओं की सहमति बना पाएगा? क्या यूक्रेन युद्ध का साया दिल्ली समिट में हावी रहेगा? क्या जिनपिंग और पुतिन का ना आना भारत के पक्ष में नजर आता है? और क्या विदेशी कूटनीति को घरेलू राजनीति से जोड़ देना मोदी सरकार के पक्ष में दिखता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका भारत की राजनीति पर भी और वैश्विक राजनीति पर भी गंभीर असर पड़ेगा। इन सभी सवालों को समझेंगे। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल आज जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक से। आइए दर्शकों से उनका परिचय कराते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहल जी। अधीर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदेशी मामलों के जाने पहचाने चेहरे, जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और प्रोफेसर, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ क्योंकि आपको विदेशी मामलों की बहुत ही गूढ़ समझ है। जितना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से किया गया है, उस हिसाब से क्या भारत की जो लीडरशिप में ये आयोजन हो रहा है कुछ ठोस सहमति बनती हुई दिख रही है? क्योंकि 1 साल से बैठकों का दौर चला है और इन बैठकों में किस तरह से कंसेंसस बन पाया है, कौन से बड़े मुद्दों पर क्या सहमति बनी है, कुछ भी सार्वजनिक रूप से जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि क्या ठोस यहाँ पर निकला है इन बैठकों के आयोजन से। देखिए नेहा जी, ऐसा है, कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को यदि समझना है तो आपको अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो ये दौर है, इसमें चीन पूरी तरीके से हावी है और
पूरी तरीके से हावी के साथ साथ मैं कबूल कहूंगा कि पूरी तरह से भी हावी है, क्योंकि निर्यात हो या चाहे आयात हो, चीन एक बड़ा बाजार है और दुनिया के बड़े बाजार को न केवल उसने पूरी तरीके से जकड़ रखा है, लेकिन बेल्ट रोड की परियोजना के चलते आने वाले समय में वह ये अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करने की ओर आगे बढ़ रहा है कि डॉलर की जगह कैसे युआन कूटनीति ले सकती है। अब देखिए, आपने 2-3 प्रश्न पूछे हैं, तो भारत का यह आयोजन और क्या हम सफल हो जाएंगे, वह बड़े दिलचस्प सवाल है आपके। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज तक के जो आयोजन हुए उसमें शी जिनपिंग हमेशा G20 के शिखर सम्मेलनों में गए, वो इस बार इस शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। पुतिन इस शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य G20 के सदस्य हैं। उसमें से चाइना, रूस नहीं आ रहे हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन यानी कि और अमेरिका, ये तीनों देश के जो सरबराह है वो भारत में आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्या भारत से जो एजेंडा है या किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे, क्या घोषणा पत्र लागू हो पाएगा, मुझे यह नहीं लगता। और यदि घोषणा पत्र नहीं लागू होता तो निश्चित तौर पर देखिए, इसको भारत की इमेज से जोड़ना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी देश में हो सकता है। तो यदि आप ये कहें कि क्या G20 शिखर सम्मेलन सफल है ये वाला, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें यदि किसी निर्णय पर पहुंचते, यदि किसी समझौतों पर पहुंचते, तो निसंदेह हम ये कह देते कि यस, ये हमारा जो सम्मेलन है वो सफल हो गया। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन के नहीं आने से हमारा ये जो दावा है ये खोखला हो सकता है। लेकिन वहीं पर देखिए नेहा जी, जो बदलता परिदृश्य दुनिया का, उसकी एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो दुनिया के आर्थिक मंच हैं, देखिए G20 आर्थिक मंच है, ब्रिक्स आर्थिक मंच है, लेकिन इनके आर्थिक सरोकार कितने हैं? दरअसल इन राष्ट्रों के अब सामरिक सरोकार हो गए हैं और सामरिक सरोकार होने से ये अर्थ को लेकर या मानवीय संकटों को लेकर या खाद्य सुरक्षा जिसका आपने मुद्दा उठाया या जलवायु परिवर्तन को लेकर तो उतने चिंतित नहीं लगते जितना ये चिंतित लगते हैं एक दूसरे से कैसे हथियार खरीदे या सुरक्षा के नाम पर एक दूसरे की कैसे प्रतिद्वंदिता बात करें। अब देखिए, ये जो सम्मेलन हो रहा है इसमें आप अफ्रीका में जो गृह युद्ध छिड़े हैं, जहां से रूस मक्का जाता था, जो अनाज जाता था यूक्रेन से जाता था, माली जैसे देश उससे लगे हुए देश वो बर्बाद हो रहे, वो गृह युद्ध के कगार पर चले गए। उनकी बात यहाँ पर होना मुश्किल है। लेकिन इन सबके बाद भी चूंकि भारत को इसकी मेजबानी मिली थी, भारत ने देश के विभिन्न इलाकों में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, दुनिया को दिखाया इस देश की विविधता या पर्यटन की दृष्टि से बहुत जरूरी था। भारत चूंकि एक बहुलतावादी राष्ट्र है तो हमारा राष्ट्र शांति है, हमने यह दिखाया। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जो शिखर सम्मेलन है, इस शिखर सम्मेलन में सामूहिक घोषणा पत्र भले ही लागू नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 15 देशों से द्विपक्षीय वार्ताएं करने वाले हैं, जिसमें से एक बाइडेन एक है। तो तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम अंतर्द्वंद के बावजूद भारत की दृष्टि से यह शिखर सम्मेलन बहुउपयोगी है, लेकिन G20 की दृष्टि से ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आपने बड़ी ही जो है एक स्पष्टता दिखाई है, इसमें कितना वजन है यही समझने की कोशिश करें। अधीर रोहल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अधीर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम दिल्ली में जो भी रौनकें लगी हुई हैं उन्हें देखकर आप क्या महसूस करते हैं, आपका क्या आकलन है? और जैसा कि हमारे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने कहा है कि जिस उद्देश्य के लिए G20 ग्रुप बना था उस उद्देश्य से फिलहाल ये भटकता हुआ नजर आ रहा है और आपसे रिश्ते कैसे और ज्यादा आर्थिक रूप से इसका फायदा उठाया जाए, इस पर फोकस दिख रहा है। अधीर सर। धन्यवाद नेहा जी। जैसा प्रोफेसर ब्रह्मदीप ने कहा अभी कि जो इसका उद्देश्य है, देखिए नेहा जी, कोई भी सम्मेलन हो, इस तरह के शिखर सम्मेलन हो, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए और उसके नागरिकों के लिए ये एक सम्मान की बात है। लेकिन साथ ही साथ जैसा इन्होंने जिक्र किया कि जो विश्व की घटनाएं हैं, विश्व की राजनीति है, सामाजिक स्थिति है, उसके पीछे हमेशा हमारे विश्व की आर्थिक जो स्थिति है
वो उसे आगे बढ़ाती है या दिशा देती है। तो इस समय जो विश्व की आर्थिक स्थिति है वो हम सभी जानते हैं कि किस मोड़ पर खड़ी है। विश्व की जो राजनीतिक स्थिति है 3 दशकों बाद, जब से रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो दोबारा से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि जहां पर एक तरफ रशिया और चाइना है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका है जी। तो वो वहां पर ऐसे मोड़ पर खड़ी है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच जो G20 का ये सम्मेलन है हिंदुस्तान में हो रहा है। अब इससे पहले सारी जो चीजें हैं इन घटनाओं के साथ, कि जैसे पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि चीन की जो एक लॉबी है और उसमें जो जिनकी बड़ी शमूलियत है रशिया और चाइना, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि रशिया के शामिल ना होने के पीछे कई कारण दिए जा रहे हैं, पुतिन के सुरक्षा कारण और कई कारण दूसरे रहे हैं, लेकिन जो सारी परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने खुली हैं। तो इन परिस्थितियों में जो है कि जैसा प्रोफेसर ब्रह्मदीप ने भी कहा कि ऐसे शिखर सम्मेलनों के बाद जो एक जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उस जॉइंट स्टेटमेंट का सामने आना या ऐसा कोई भी मुद्दा जो G20 के शिखर सम्मेलन में, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हमारी जो भी समस्याएं हैं, एनवायरमेंट है या भुखमरी है या कोई भी चीज है, विश्व शांति है, तो उनको लेकर अगर कहीं भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, तब तो ये जो G20 का दिल्ली में हो रहा सम्मेलन है, इसकी जो 1 साल से हिंदुस्तान को जो मेजबानी मिली, उसके कुछ नतीजे विश्व के लिए हम आते हुए देखेंगे, ना सिर्फ अकेले हिंदुस्तान के लिए जी। लेकिन अगर उससे कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तो जो मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य है पूरी दुनिया का, उस स्थिति में उसकी जो छाया आज के G20 सम्मेलन पर है, तो उसमें अगर वो स्टेटमेंट नहीं आती तो कोई हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसमें यही होगा कि G20 की अगली जो अध्यक्षता जिसके पास होगी, ऐसा तो नहीं है कि G20 के आगे सम्मेलन नहीं होंगे, तो आगे के लिए जो सिलसिला है, आगे के लिए वो अगले जिम्मेदारी सभी देशों के लिए आगे के लिए जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे बड़े सम्मेलन के बाद अगर विश्व के देशों के लिए कहीं कोई राहत भरी स्टेटमेंट ऐसे सम्मेलन से ना निकले, तो उससे ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक निराशा भरा माहौल होगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी उसके कोई अच्छे संकेत नहीं जाएंगे। लेकिन सर, बैकड्रॉप में तो ये देख सकते हैं कि जिनपिंग नहीं आए और पुतिन नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा प्रश्न जो है उठाया जा रहा है पहले से ही कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसका साया कहीं ना कहीं G20 का जो कंसेंसस है उस पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आप जो जी जिनपिंग नहीं आए, तो वो जो पहले से इन दोनों देशों की राजनीतिक और जो भी परिदृश्य है, उसमें जो हमारी सीमा विवाद का साया है और चीन जो हमारी भूमि कब्जाए बैठा है, उनको लेकर जो रास्ते निकालने हैं, लेकिन चीन बार बार उससे पीछे हटता है, तो वो सारी परिस्थितियों के बीच चीन ने G20 के इस सम्मेलन से किनारा करना ही बेहतर समझा। लेकिन उसका नुकसान चीन को भी है और हिंदुस्तान को भी, दोनों ही तरफ। लेकिन साथ ही साथ जो रशिया और चीन की एक जो अब एक लॉबी बन रही है, तो अगर वो कहीं मजबूत होती है तो हिंदुस्तान के लिए भी, हमें अब जैसे यूक्रेन और रशिया के मसले पर अभी तक हमारा जो स्टैंड था वो ढुलमुल सा रहा है, उसे हम कभी कहेंगे रशिया की तरफ है, यूक्रेन के साथ नहीं है। तो जो सारी स्थिति है, या अगर यूक्रेन के साथ, तो जो सारी वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की विदेश नीति है, उसका साया भी G20 के सम्मेलन पर कहीं ना कहीं पड़ता दिखा है। चीन का इसमें शामिल ना होना, रशिया का किनारा कर लेना, तो वो जो सारी चीजें हैं। और अगर जो ये बात जो रोक रही हूं मैं आपको, लेकिन एक कुछ ऐसी बातें आई हैं जो कि मैंने भी प्रश्न उठा लिया है कि चलिए अगर जिनपिंग नहीं आते हैं, पुतिन नहीं आए हैं, तो जो अड़ंगा लगाने वाला देश है उनकी अनुपस्थिति में क्या भारत के फायदे में जो है कुछ निकल कर आएगा? क्या भारत अपनी बात मनवा लेगा? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय पर अगर G20 के जो देश शामिल है जॉइंट स्टेटमेंट किसी मसले पर देते हैं कहीं से, भारत और जो चीन के बीच जिस तरह चीन हमारे साथ लगातार हमारी सीमाओं पर लगातार उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर अगर विश्व के देशों की तरफ से कहीं कोई
आवाज निकलती हुई दिखती है, तो भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा, भारत के लिए कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से और विश्व के स्तर पर भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर इससे कोई हमें संदेश नहीं मिलता, तो हमें भी कहीं ना कहीं यह देखना होगा कि हमें भविष्य के लिए जो हमारी विदेश नीति है या जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे हमें जिस तरह का स्टैंड लेना है, वो हम फिर किस तरह से लेते हैं। उसमें भी हमें सख्त रवैया हिंदुस्तान को अपनाना होगा, चाहे अपने देश की भूमि है या चाहे विश्व स्तर के दो देशों के मामले, चाहे यूक्रेन और रशिया के बीच का मसला हो, वहां भी हिंदुस्तान को अपना जो पक्ष है वो बहुत सख्ती से रखना होगा। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया उसका थोड़ा सा भी मैं जिक्र कर दूं कि जो दिल्ली में ये भव्यता दिखाई जा रही है, ठीक है, अब हमें हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमें ये मेजबानी मिली है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, वैसे होता यही है कि जब भी कहीं मेजबानी किसी छोटे देश को मिलती है तो अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश करता है उस आयोजन को सफल दिखाने की। और जो सारी वो इसके पीछे जो ये हमें सारी चीजें देख रहे हैं, हालांकि जो लेजर लाइट्स वगैरह है, अब ये कोई हिंदुस्तान के लिए नई चीज नहीं है, और दिल्ली जैसे महानगर के लिए अब तो छोटे छोटे शहरों में लेजर लाइट्स का इस्तेमाल होता है, ये जो चीजें हैं। लेकिन जो हमारी आबादी को जिस तरह से छुपाना या अपने घर में टाट पैबंद लगा देना, तो ये वही मानसिकता है कि अपने घर में कोई मेहमान आए और अपनी जो गुर्बत है हम उससे छुपा लें। तो जो G20 के बाकी विकसित देश है, मेरा वही मानना है कि हिंदुस्तान की आर्थिक दृष्टि से भी वो अच्छी तरह परिचित है। तो ये देखकर सारी चीजें यही है कि इससे अगर कहीं कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है या हिंदुस्तान जिन मसलों को उठाना चाहता है विश्व स्तर पर, चाहे वो हमारी खाद्य सुरक्षा हो या एनवायरनमेंट, एक हमारा हिंदुस्तान का बड़ा इशू। मैं आऊंगी, एनवायरनमेंट पे भी आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने से मैं ये समझ लेना चाहती हूँ ये सवाल जिसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिनपिंग का ना आना, पुतिन का ना आना कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में दिखता है, क्योंकि जो बात जिन मुद्दों पर भारत चाहता है कि विश्व के नेताओं की सहमति बनाई जा सके, उन मुद्दों में अड़ंगा लगाने वाले देश जो है नहीं है। कितना भारत का जो है कद वो बढ़ जाएगा। और एक सवाल जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने से पूछा था कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का ना आना G20 समिट में, आखिर क्या ये भारत के उद्देश्य को सफल बनाएगा? उनकी अनुपस्थिति इस मुद्दे पर भारत को जो है एक बेटर पोजीशन में दिखाती है। प्रोफेसर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दिखाया जाता है कि जिनपिंग का ना आना भारत को एक मौका देता है, लेकिन हाँ जी, बिना प्रतिद्वंदिता के तो मैदान मारने की बात करना ही बेवकूफी है। जब आपके सामने प्रतिद्वंदी नहीं है तो आप निपटेंगे कैसे? मुद्दा यह है कि चीन तो अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है, भारत के अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है, क्योंकि चीन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। आप ब्रिक्स में मिलते हैं, उसके बाद आप अरुणाचल के शहरों के नाम रख देते हैं, सामने कर देते हैं। आप कहते हैं कि सीमा विवाद हल करेंगे और उसके बाद आप अरुणाचल को लेकर चीन जैसे जो है अपना स्टैंड क्लियर कर देता है। क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा मार्केट ढूंढा जाता है, जो सबसे बड़ा इलाका है, वो ग्लोबल साउथ का है। आप पिछड़े देश जो है, विकासशील देश जो है, पिछड़े देश जो है, गरीब देश हैं, उन तक कैसा पहुंचते हैं? चीन वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वन बेल्ट वन परियोजना से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर इसीलिए पूरी दुनिया का जो ध्यान है, भारत चाहता है कि फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है बनाए रखा जाए और इस पर कोई ठोस जो है कोई घोषणा की जा सके, ताकि ग्लोबल साउथ का जी मैं वही आ रहा। देखिए, अब जो चीन का स्टैंड बहुत क्लियर है कि आपको ग्लोबल साउथ का नेता नहीं बनने देना, उसका आप नेतृत्व नहीं कर सकते। तो इसलिए चीन यदि G20 यदि बहुत सफल होता, यहाँ पर यदि घोषणा पत्र जारी हो जाए, यहाँ से यदि फूड सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े समझौते हो जाए, तो उसका फायदा तो पूरी दुनिया को मिलेगा, अरबों लोगों को मिलेगा। और यदि ऐसा होता है तो भारत एक ऐसे देश के तौर पर दुनिया में स्थापित हो सकता है जो कि बीच का रास्ता निकालकर युद्धों को समाप्त कर देता है। लेकिन आपको दुनिया ने तमाम अपील की कि आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कीजिए, आप उनकी बातचीत करवाइए, लेकिन आपके बजाय जो मैदान है वो सऊदी अरब मार कर ले जाता है। सऊदी अरब उनके बीच बातचीत करवाता है और वो उस पर उसकी नजर होती है, रूस की नजर होती है।
तो आप दूसरी बात है, चाइना आपको चुनौती दे रहा है, चाइना आपको ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बनने देना चाहता, जो चाइना आपकी साम्राज्यवादी नीतियों को फैला रहा है। तो आप जो है आप वन चाइना नीति की आलोचना क्यों नहीं कर सकते भाई? आपको यदि चाइना को जवाब ही देना है, यदि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, तो आप वन चाइना पॉलिसी स्टार्ट करिए। प्रोफेसर, क्या कूटनीतिक तरीके पर जो कूटनीति है भारत की, वो पिछले कुछ वर्षों में जो है वो खराब हुई है? पहले से जो इसकी स्थिति है बिगड़ गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जहां पर कूटनीति के जरिए बड़े बड़े मसलों को जो है स्थिर रखा जाता था, वो मसले अब बिगड़ते जा रहे हैं और भारत के विरोध में जा रहे हैं। तो क्या कूटनीति कमजोर पड़ रही है भारत की? देखिए नेहा जी, दुनिया को लेकर चाहे कूटनीतिक स्तर पर हम सफलता के चाहे जितने दावे करें, लेकिन यदि आप भारत की सरहद से जुड़े जो देश हैं, पड़ोसी देशों को ले लें, तो हमको अपनी कूटनीति पर सोचने की अवश्य आवश्यकता है। क्योंकि आप हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो चीन के कब्जे में चला गया है। जब भारत किसी उपग्रह या सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात करता है, तो चाइना का जो जहाज है वो हम्बन टोटा में आके खड़ा हो जाता है, वो चिटगोंग में आके खड़ा हो सकता है। तो जो पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया में, जो हम बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे, उस बड़े भाई की भूमिका को चीन ने कड़ी चुनौती दी है और चीन ये साबित करना चाहता है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र जो सरदार है वो भारत नहीं हो सकता। तो यहाँ चिंता की बात तो अवश्य है। मैं एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो देखिए नेहा जी, जो चीन है, चीन का बहुत स्पष्ट जो विचार है वो उभर कर आए, स्पष्ट आक्रामक कूटनीति उभर कर आ गई है कि वह उन्हीं संगठनों को लेकर आगे बढ़ेगा जिसको वो डोमिनेट कर सकता है। वो चाहे ब्रिक्स हो, जिसमें सऊदी अरब और ईरान जैसे जो देश है वो उसके सदस्य बने हैं, या चाहे शंघाई सहयोग संगठन हो, ऐसे जो देश है या ऐसे जो संगठन है जो कि चीन के राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं, जो चीन के दीर्घकालीन हितों को पूरा करते हैं, उसको लेकर चीन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब उसके लिए G7, G20 जैसे जो देश है वो पीछे छूट गए। वो न केवल भारत के बादशाह को चुनौती दे रहा है, मतलब भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चुनौती अमेरिका के लिए भी है, फ्रांस के लिए भी है, ब्रिटेन के लिए भी है और यूरोपियन संघ के लिए भी है कि आपकी सरबराही को हम नहीं मानेंगे, हम अपना रास्ता चुनेंगे और डॉलर के रास्ते। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी कोशिशें हैं उसमें वो सफल भी हो रहा है। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो आर्थिक मोर्चा है उस स्तर पर जो है चीन ने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि जो देश है जिनका आपने नाम गिनाया वो कहीं ना कहीं उसके नियमों, उसकी शर्तों के जो आगे है वो नतमस्तक भी हो रहे हैं। लेकिन मैं अधीर जी आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूँगी, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, भारत कहता है कि क्लाइमेट क्राइसिस का जो मुद्दा है उसको वो प्रमुखता देगा, लेकिन मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जो अपेक्षा की जा रही है कि केंद्र सरकार इसे कर देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में घरेलू राजनीति किस तरह से मोदी सरकार की दिखती है, इसका भी एक असर G20 जैसे मंच पर पड़ता है। वो दुनिया के तमाम देश जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, स्थिर हैं और वो उदाहरण है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की, उन सब पे इस तरह की खबरों का असर पड़ता है। क्या ये वजह भी हो सकती है कि एक आम सहमति बना पाने में भारत, क्योंकि खुद को विश्व मंच पर अलग दिखाता है और घरेलू राजनीति में अलग दिखाता है, तो क्या इन सब बातों का भी प्रभाव पड़ता है? देखिए नेहा जी, जो अपना ग्लोबल वार्मिंग या वेदर चेंज या सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, तो इसके पीछे जो दोषी हैं वो तो विकसित देश ही हैं। अब उनको अगर हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हिमाचल ही नहीं, जो इस देश के पर्वतीय एरिया है, जो मैदानी इलाके जहां पे सूखा पड़ा है, जी जी, जो हिमालय ही नहीं, जो हमारे सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं वही नहीं, इसके नीचे तो देखिए अभी भी प्लेट्स हैं जो हलचल हो रही है। देश में सूखा है। इस बार जो मानसून है अगस्त में 102 साल का, सबसे 121 साल का, माफ कीजिएगा, सबसे लंबा सूखे का पीरियड अगस्त के महीने में इस देश ने देखा। लेकिन जो दूसरी तरफ हिमाचल था, पिछले 100 वर्षों की सबसे ज्यादा बरसात अगस्त के महीने में यहां हो ली। और सबसे बड़ी आने वाले 10-15 वर्षों में जो चिंता है, इस देश की जो कोस्टल एरिया है, आप यकीन मानिए कि जो मुंबई या दूसरे हमारे शहर है,
ये शहर डूब जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो चिंता है, अगर हिंदुस्तान इस मसले को भी अपना G20 के लेवल पर प्रमुखता से उठाता है, और हिंदुस्तान की एक अच्छी बात है, चाहे किसी की भी सरकार हो, पिछले 9 वर्ष में ही सही, नरेंद्र मोदी कम से कम इस मसले को तो संवेदनशीलता से उठाते ही रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो हमारे विकासशील देश है हिंदुस्तान जैसे, उन्हें उठाना पड़ रहा है। और इसका जो आर्थिक नुकसान, जो ये नुकसान हो रहे हैं, जैसे हिमाचल ने इस बार झेला, कभी उत्तराखंड झेलता है, कभी जम्मू कश्मीर, तो कभी केरल, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान इसको झेलना पड़ता है। 2018 की अगर हम बाढ़ देखें केरल की, या कभी चेन्नई में बाढ़ आती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर इनसे कहीं ना कहीं अगर इस पे भी हम सहमति बना पाते हैं, बाकी सारे मसलों को छेड़कर, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात, जो एक चीज क्लियर है कि जो हमें चीन के साथ इस समय मसला है, तो इस देश के, जैसा आपने सवाल पहले भी किया था, कि इस देश की जो विदेश नीति है उसमें अब हमें बिल्कुल ठोस तरीके से और सख्ती से अपनी बात कहनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारे विदेश मंत्री ये कहें कि चीन की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, उन्हें कैसे जवाब देंगे, या अगर चीन अरुणाचल में बार बार हमारे हिस्सों को अपने मैप में दिखा देता है, तो हमारे विदेश मंत्री से पलायन करते हुए ये कहें कि चीन तो ऐसा बार बार करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या सारी चीजें हैं। तो इससे अलग हमें एक स्पष्ट नीति इस मसले पर दिखानी होगी, अगर हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं दुनिया के लेवल पर अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ, उससे लेकर जो आर्थिक मामलों में अलग पहचान, देखिए हिंदुस्तान आर्थिक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस मजबूती से हिंदुस्तान को विश्व के मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए सख्त भाषा में अपनी इस बात कहनी पड़ेगी। और जिस तरह से अमेरिका करता है, मुझे लगता है जकार्ता में प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया चीन का, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे ये संकेत जाता है कि वो चीन पर ही इशारा कर रहे हैं, खास करके जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र है, चीन सागर है, उसको लेकर जो नियमों का उन्होंने कहा है कि जिक्र किया है कि यूएन के जो नियम है वो लागू होने चाहिए, एक समान लागू होने चाहिए सभी देशों पर। प्रोफेसर अलूनी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब भी G20 का जिक्र आता है तो ये भी बात कही जाती है कि जो G7 के देश हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व या फिर अपना प्रभाव जो है ज़्यादा थोपने की कोशिश करते हैं। चीन और रूस का ना आना, इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन संकट पर वो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बड़ी बात या फिर बड़ी सहमति यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाए। हालांकि भारत ये नहीं चाहता है, भारत जो दूसरे विकासशील देशों के जो मसले हैं उसको प्रमुख रूप से उठाना चाहते हैं। और जिस जकार्ता समिट की मैं बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, जहाँ पर चीन का नाम नहीं लिया सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है कि यूनाइटेड नेशन का जो समुद्री नियम है वो सभी देशों पर समान तरीके से लागू होगा। इस तरह की बातों से, इस तरह के बयान से कितना जो है फर्क पड़ता है और G20 पे कितना फर्क पड़ता है G7 की उपस्थिति में? लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का अधिकार है उसके खिलाफ वो निर्णय दे चुका है, लेकिन चीन ने उस निर्णय को नहीं माना। तो जो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता, उसके बारे में ये सोचना कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष उसका बिना नाम लिए निशाना साधे और उसको कुछ समझ पड़े, तो ये मुझे लगता है कि यह उचित होगा ही नहीं, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नेहा जी, आपने, मैं क्षमा चाहूंगा, क्या पूछा है मुझसे, प्रश्न फिर से पूछिएगा प्लीज। मैं पूछ रही हूँ कि जब G20 का समिट होता है प्रोफेसर, तो कहीं ना कहीं जो G7 के देश हैं वो अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि उनके मसले, जैसे कि यूक्रेन युद्ध का जो मसला है, इस पर ही एक प्रमुखता दी जाए, और जो विकासशील देशों के जो मसले हैं जैसे कि खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो, जलवायु परिवर्तन है, इन सब मसलों पर वो अलग
होकर यूक्रेन पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन भारत की कोशिश रहती है कि वो विकासशील देशों के जो मसले हैं उस पर आम सहमति बना पाए। इसलिए मैं समझती हूँ कि भारत कोशिश करता है, और जकार्ता समिट में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, ये कहा जा सकता है कि वो संकेत दे रहे हैं कि चीन से जो दुनिया के सारे देश परेशान हैं, मैं लीडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ कि उन देशों में जहाँ पर खाद्य संकट बना हुआ है, जहाँ पर भूख की समस्या, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत समस्याएं आ गई हैं कोरोना काल के बाद खास करके, वहाँ पर वो अपनी भूमिका निभाए और उन देशों का जो संकट है उसे हल करने में एक बड़े लीडर के तौर पर काम करे। और ऐसे में G20 का जो ये मंच है बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ जी उत्तर और दक्षिण की जो खाई है वो बहुत गहरी है। मतलब उत्तर आगे समझ लीजिए आपकी एक बड़ी इमारत है, और जो दक्षिण है वो एक झोपड़ी नुमा एक इलाका है। तो इस खाई को दूर करने की कोशिश से जो है हमारी विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, उससे लेकर हम लगातार जो दक्षिण के देश है उनका नेतृत्व हम करते रहे जी। लेकिन इस खाई के बीच जो सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि हम चीन या रूस पर भरोसा करें या हम यूरोपियन राष्ट्रों पर भरोसा करें, अमेरिका पर भरोसा करें। देखिए जो श्रीलंका को हमने जिस प्रकार से देखा कि पर्यटन पर चलने वाला जो एक देश है पूरी तरीके से चीन के कर्ज के जंजाल में फंस गया है और वो करहा रहा है और गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया था। यदि वहां के लोगों ने संयम नहीं दिखाया होता तो पता नहीं उस राष्ट्र का क्या होता। आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह के आसपास के बलूचिस्तान के जो इलाके, वहां पर चीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बात यह है कि हम यूरोपियन राष्ट्रों पर भरोसा करें, विकासशील राष्ट्र, गरीब राष्ट्र, या आप चीन पर भरोसा करें। देखिए तमाम विरोधाभास के बावजूद दुनिया में यदि कहीं पर गृह युद्ध छिड़ता है, दुनिया में कहीं पर सुरक्षा का संकट खड़ा होता है, तो लोग आखिर यूरोप जाना क्यों पसंद करते हैं, लोग आखिर अमेरिका जाना क्यों पसंद करते हैं, यूरोप उनके लिए दरवाजे क्यों खोलता है, चाइना का भी दरवाजे नहीं खोलता। इसका मतलब यह है कि तमाम विरोधाभास के बावजूद जो यूरोप है, जो यूरोपियन राष्ट्र है, वो मौलिक अधिकारों के प्रति, मानव अधिकारों के प्रति कम से कम चाइना या रूस से तो उनका बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है ही। तो यहाँ पर भारत जो है, भारत का जो देखिए चाइना के साथ बड़ी दिक्कत है। चाइना ने केवल भारत का विरोध कर रहा है, लेकिन वो यह भी नहीं चाहता कि भारत का के संबंध जो यूरोप के राष्ट्र है और जो अमेरिका है उससे मजबूत हो। तो भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद जो चीन है वो विरोध कर रहा है। लेकिन नेहा जी यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा कि यूरोपीय राष्ट्र जो है और अमेरिका जो है उसकी भारत से बहुत सारी, वो भारत से कुछ चाहता है, वो भारत से चीन के विरुद्ध समर्थन चाहता है। लेकिन भारत को जिस आक्रामकता से चीन का विरोध करना चाहिए, आप कोरोना काल में देख लीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जो कोविड है वो चीन की वुहान लैब से निकला है, भारत उसका पड़ोसी देश होके भी वुहान लैब का नाम नहीं ले पाया। हांगकांग में लोकतंत्र विरोधी जो लोकतंत्र समर्थक है उनको कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र जो भारत, वह हांगकांग में लोकतंत्र को लेकर चुप है। हम ताइवान के साथ संबंध करने की बात तो करते हैं, ये ऐसी दुखती रग है चीन की जिसको हम दबा सकते हैं और यूरोपियन राष्ट्र हमसे चाहते हैं। तो जो दुनिया की राजनीति है उसमें भारत का जो कद इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यूरोपियन राष्ट्र लोकतंत्र को पसंद करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भारत यूरोपियन राष्ट्रों से सामंजस्य, जी मैं अपनी बात को करता हूँ, बस आप तक आता हूँ कि क्या यूरोपियन राष्ट्रों से संबंध मजबूत करके चाइना को करारा जवाब देता है या पर ये जो मंच है G20 का जो मंच है, प्रोफेसर मैं रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत ही सीमित है, तो मैं चाहती हूँ कि एक सवाल संक्षिप्त में मैं अधीर रोहल सर से भी समझ लूँ कि ये जो मंच है ये दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका मंच है, और जो दुनिया के गरीब देश है उन पे जो संकट आया हुआ है, खाद्य संकट आया हुआ है या फिर ऊर्जा का जो संकट आया है, उससे कैसे निपटा जाए। एक नैतिकता एक जो है उसका भी एक आधार कहा जा सकता है कि इस तरह के संगठन का रहता है।
ऐसे में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि प्रोफेसर अलूने ने कहा कि चीन को कहीं ना कहीं जो एक तानाशाह देश का जो है दर्जा मिला हुआ है और भारत की तरफ लोग उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। और अब पश्चिमी देशों को भी खास करके कोरोना के समय के बाद से यह एहसास हो गया है कि भारत जो है वो किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया में बनाए रखने के लिए एक अहम योगदान दे सकता है, और जो देश गरीबी का संकट झेल रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मदद का हाथ बन सकता है। ऐसे में बहुत ही अनुकूल समय, अनुकूल अवसर। और क्या लगता है अधीर सर आपको कि इस अवसर को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो इनकैश कर पाएगी? क्योंकि हम चारों तरफ से, अगर हमने, जैसे कि प्रोफेसर ने कहा कि कूटनीति हमारी कमजोर हुई है पहले से। देखिए नेहा जी, मैं बहुत छोटे में इस बात को समअप करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पास जो है आज से नहीं बरसों से ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि हिंदुस्तान दुनिया भर में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की छवि ऐसी रही है कि विश्व के तमाम देशों को लेकर, चाहे वो पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, उन देशों को लेकर अपनी बात कहता आया है। और कई मंचों पर हिंदुस्तान ने ऐसे देशों का बड़ा मजबूती से साथ दिया जिन देशों को बाद में उसका फायदा मिला। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर अब हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, कोविड या जितने भी हमारे आर्थिक मंदी कह लीजिए, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक टिकी रही। तो हिंदुस्तान को अब किसी भी मंच पर अगर स्टैंड लेना है तो जो दुनिया भर में कूटनीति है वो यही कहती है कि हम अपने साथ उन देशों को साथ लेकर चले जिनकी हमें जरूरत है। जैसे हमने श्रीलंका को छोड़ दिया, पड़ोसी देशों को छोड़ा, ऐसा हम ना करें, क्योंकि अगर पेट और पड़ोसी खराब रहेगा तो हम दुनिया के देशों को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपको साथ लेकर आपके हितों की बात करेंगे। तो हमें ऐसे मंचों पर अपनी एक मजबूत बात रखनी होगी। और जिस तरह से अमेरिका करता है कि हिंदुस्तान अब एक आर्थिक ताकत है, हम उस तरीके से अपनी बात करें कि जिस तरह हम अपनी बात करते हैं उससे हमें बहुत मजबूती से रखना होगा अमेरिका की तरह। और जिस तरह अमेरिका अपने कारोबार के फायदे के लिए बात करता है उस तरह से हिंदुस्तान को अपनी रणनीति इस तरह तय करनी होगी कि दुनिया के देशों के साथ अपना कारोबार भी विकसित करें। चलता और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब अपने देश के भीतर ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ला रहा है, ऐसे नियम कायदे कानून बना रहा है जिससे उस देश से लोगों को सीखना चाहिए कि एक मुस्लिम देश जिस पे बहुत ज़्यादा जो है रूढ़िवाद होने के आरोप लगे, वो कितनी तेज़ी से जो है वो बदल रहा है। और आर्थिक तौर पर स्थिर तो है, मजबूत तो है ही, लेकिन वो सामाजिक तौर पर भी बहुत ही जो है सुंदर नमूना दुनिया के सामने पेश करे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अधीर सर आपका भी और प्रोफेसर अलूने आपका भी कि आप आए और हमारी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। आपके ज़रिए मैंने और हमारे दर्शक ने ये समझने की कोशिश की है कि G20 के मंच से भारत कौन सी भूमिका निभा सकता है, किस मुद्दे पर, किस तरह से जिनपिंग की अनुपस्थिति का फ़ायदा भी उठा सकता है। और पश्चिमी देश जो पहले से अब भारत के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए या फिर जलवायु परिवर्तन की बात ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं भारत अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आता है। और बड़े बड़े देशों के नेताओं से जब बातचीत होगी तो क्या ठोस निकलेगा, सबकी नज़र बनी हुई है। हम भी जस्ट हिंदी पर आपको G20 की हर महत्वपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।